Hello students, again welcome to Global Solution. Here I am Karan Rawat और आप यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिक्स की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज क्या होता है, चार्जिंग क्या होती है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और सबसे पहले we differentiate between the electric charge and mass. सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी पर पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो हमेशा कैसा रहेगा बेटा जी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किसी भी बॉडी का मास ना तो नेगेटिव रहेगा और ना ही जीरो रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। स्पीड आप कुछ भी करो उसके साथ, उसको चेंज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कोई बॉडी है और उस बॉडी पे चार्ज है 10 कूलम और हम क्या उसको डिफरेंट स्पीड पे मूव कराते हैं उस बॉडी को, तो उसके चार्ज के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रहना है। बट मास बट मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद इट्स स्पीड। लेकिन बेटा जी यदि हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो बॉडी का मास इंक्रीज होगा। क्या होगा, बॉडी का मास इंक्रीज होगा, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। आपको अभी बताया था लास्ट क्लास में, इससे पहली वाली में, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है जी, चार्ज इज कंजर्व। उसके बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ मास अभी तक एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। आप सबको पता है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जो फोर्सेज है वो उसका नेचर जो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, लाइक चार्ज है कि अनलाइक चार्ज है। जबकि जो मास ऑफ द बॉडी है, मास हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। मतलब मासेस की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आता है, प्रोड्यूस होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड इटसेल्फ एज सम मास चेंज इनटू एनर्जी। मास जो है वो कंजर्व नहीं है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जिसको हम दोबारा से रिकवर करना मुश्किल होता है। आइंस्टाइन ने बताया था कि मास को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, इक्वल टू mc स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा एनिहिलेशन ऑफ मैटर और पेयर प्रोडक्शन, उस पर यहाँ पर E इक्वल टू mc स्क्वायर को बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर रखा है। ए चार्ज बॉडी ऑलवेज पजेस सम मास। यदि किसी बॉडी पे चार्ज है, यदि किसी बॉडी पे चार्ज है ना, तो 100% उस बॉडी का मास भी होगा। बिना मास के किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं हो सकता। इधर साइड ए बॉडी possessing मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज। मे और मे नॉट यहाँ पे आएगा, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, कि किसी बॉडी पर मास है, मतलब कोई बॉडी है उस पे उसका मास होगा 100%, ठीक है, लेकिन उस पर चार्ज हो या ना हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं। बॉडी पे चार्ज हो भी सकता है,
नहीं हो सकता। ठीक है, आपको इसको दूसरी तरफ से क्या है बताया गया मैंने, यदि किसी बॉडी पे चार्ज है तो मास तो 100% होगा, और बॉडी पे मास है, चार्ज की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, आपको समझ आया होगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बॉडी पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मास हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये जो है चार्ज जो होता है वो आपका हमेशा, नहीं सॉरी, बॉडी पे, बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करता है लाइक चार्ज पर और अनलाइक चार्ज पर। और इधर साइड जो मास है, मास की वजह से दो बॉडीज है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो किसकी वजह से होता है, मास की वजह से होता है, वो हमेशा ऑलवेज कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। इधर आपको पता है चार्ज कंजर्व होता है, मास का कुछ कंजर्व नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, और बाकी का आपने डिटेल में पढ़ लिया है। आगे हम नेक्स्ट करते हैं। नॉट मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ बॉडी। मैंने आपको बताया था कि आप बॉडी की, किसी बॉडी पे चार्ज है, किसी बॉडी पर नहीं, द मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ लाइट, मतलब किसी बॉडी की आप स्पीड इंक्रीज करोगे ना बेटा जी, तो उसका मास भी इंक्रीज होगा। और वो कौन से रिलेशन से होता है, वो रिलेशन होता है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इस रिलेशन से यदि आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज करेगा। एम नॉट का मतलब है रेस्ट मास, एम नॉट का मतलब क्या है, रेस्ट मास। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है जी, आगे है द चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड आप चेंज करेंगे, यदि स्पीड आप चेंज करते हैं तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये आपको याद रखें, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक रिलेशन है मास और वेलोसिटी में, चार्ज और वेलोसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए ये इसको अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या फिर पॉइंट चार्जेस। देखो जी, हमने पढ़ा था बेटा लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो रिपेल करें चाहे वो अट्रैक्ट करें, कर तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर ही रहे हैं। बात आती है अब वो कितना फोर्स करता है, हाउ मच फोर्स दे इंटरेक्ट ऑन ईच अदर। अब उसका जवाब दिया था किसने, कूलाम ने। कूलाम ने बता दिया था कि यदि आपके पास में दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ये A पॉइंट पर कंसीडर कर लिया और ये आपने B पॉइंट। अब इनके बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं बेटा जी R। ये चार्जेज हैं, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, श्योर है, वो मान लिया जी हमने F। F हो गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब कूलाम ने अपनी पहली स्टेटमेंट में बताया है कि जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दियर चार्जेस, इट मींस Q1 इनटू Q2। और सेकंड स्टेटमेंट में बताया है कि यही फोर्स जो है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, मैं दोबारा से बता देता हूं। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, इट मींस एफ की बात कर रहा है वो, कि एफ वह फोर्स है जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक्ट हो रहा है और दोनों के दोनों कैसे, स्टेशनरी। बिल्कुल ध्यान रखना है कूलाम्स लॉ में चार्जेस जो है हमारे पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और स्टेशनरी होने चाहिए। इफ ये चार्जेस मूव कर रहे हैं तो कूलाम्स लॉ वहां पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आप याद रखें ये बात। उसके बाद में पहली स्टेटमेंट कहती थी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कूलाम की कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने इन दोनों को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन करने पर बेटा जी मैं इसको थोड़ा साइड कर दूं। अब मैंने इनको कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये वाला साइन जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे के, और बाकी आपका सेम रहेगा Q1 Q2 अपॉन में R। के यहाँ पर बेटा जी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और के जो डिपेंड करता है, के की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्ज, इस पे डिपेंड करता है। के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। बेटा जी के पर है, के यहाँ पे एक न्यू वर्ड था जिसको मैंने कहा था एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेज, एंड इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद में आगे चलकर जो ये के था, के का वैल्यू हमने मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे न्यू वर्ड है आपके पास में बेटा जी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का नेम है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी भी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। बेटा जी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गया। इट मींस के का वैल्यू यहां रखेंगे बेटा जी, माइनस का 12 आएगा, इसी को सोच रहा था। तो ये आपको समझ आ गया। तो अब आपका कूलम्ब लॉ बन जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया जी बेटा जी आपका कूलम्ब लॉ। यही क्या है, कूलम्ब लॉ। दिस इज द फॉर्मूला which determines the force between two charges। इट मींस यही वो फॉर्मूला है जो हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स को डिटरमाइन करता है। बेटा जी यहाँ पे जो एक एप्सिलॉन नॉट आया था उसके बारे में बताते हैं। बेटा जी ये एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which determine the force
between the charges in that medium. ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नोट क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो हमें क्या बताती है कि फोर्सेस के बीच, चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दो चार्जेस माने थे Q1 Q2। क्लियरली यदि इनके बीच में यहाँ पे एयर है तो हम क्या यूज करते हैं? एप्सिलॉन नोट। यदि यहाँ पे आपने इसी जगह पे वाटर ले लिया तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज होगी तो के की वैल्यू चेंज होगी, के की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो ये जीरो है ये केवल तब यूज करते हैं जब एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात होती है। यदि किसी मीडियम की बात हो रही है तो मीडियम के लिए हम खाली एप्सिलॉन यूज करते हैं। ये किसके लिए यूज करते हैं? मीडियम के लिए। यहाँ पे ये जीरो नहीं लगाते। तो आपको कूलाम्स लॉ समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें भले ही। ले लिया? ओके। एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं बेटा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालें तो वैल्यू होगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 R। अब हम इसकी यूनिट यूनिट होगा। देखो 4 पाई का कुछ नहीं होता, चार्ज का कूलम, दूसरे चार्ज का भी कूलम अपॉन में फोर्स का न्यूटन, और इसका हो गया मीटर। ये हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो बेटा जी इसका क्या आ गया? यूनिट आ गया, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसकी यदि आपको डायमेंशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन में भी यही फॉर्मूला हमारी हेल्प करेगा। चार्ज का होता है 80, दूसरा चार्ज 80 अपॉन फोर्स की डायमेंशन होती है M L T - 2 अपॉन में डिस्टेंस का हो गया L। ये आपका हो गया जी बेटा M L। देखो M ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, L हो गए 3 ऊपर जाके माइनस के, T माइनस के 2 है ऊपर जाएंगे प्लस का 3 प्लस का 4, और A A2। ये आपका डायमेंशन आ गया किसका बेटा जी? एप्सिलॉन नॉट का। अब बात करते हैं बेटा यूनिट की। यूनिट किसकी? चार्ज की। मैं इसको रफ कर लेता हूं। यूनिट ऑफ चार्ज, एक यूनिट तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। तो एसआई यूनिट क्या थी चार्ज की? कूलाम थी। और इसको सी से राइट करते हैं। दूसरा आता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ये होती है बेटा स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, और याद रखना है 1 कूलाम जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। स्टेट कूलाम का दूसरा नेम भी है बेटा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट ऑफ चार्ज, शॉर्ट फॉर्म में इसको ESU क्या कह देते हैं, ESU ऑफ चार्ज। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है बेटा, उसको एब कूलाम कह देते हैं, एब कूलाम। और ये 1 कूलाम इक्वल होता है 1/10 एब कूलाम, ठीक है, या फिर 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट ऐसा यूनिट कूलाम होती है, CGS क्या होती है, स्टैट कूलाम, या फिर ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, एब कूलाम होती है, जो 1/10 EMU ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो एक छोटा सा। ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट चलते, आगे आता है बेटा जी कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ सिंपल, दो चार्जेस के बीच में जो फॉर्मूला आया था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये क्या कहता है बेटा जी, हम कंसीडर करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लिए, एक पहले की तरह Q1 और दूसरा चार्ज कंसीडर कर लिया Q, A पॉइंट B पॉइंट। ये जो फोर्सेज हैं एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली Q1 Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है, बदले में भैया Q2 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसलिए हम इसको फोर्स ऑफ इंटरएक्शन कहते हैं, एक दूसरे की लड़ाई, वो उस पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो उस पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पर होंगे बेटा जी दो फोर्सेज, एक फोर्स तो ये होगा जिसको मैं कहूंगा 2 पे अप्लाई हो रहा है, कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, और इस पे यहां इस फोर्स को मैं नेम दूंगा F1, 1 पे अप्लाई हो रहा है, कौन कर रहा है भैया, 2 कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एक बेटा जी ए बी वेक्टर राइट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम ए से बी जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी, इट मींस वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम ए टू बी। इसको मैं राइट करूंगा बेटा जी R12, और हम इसको राइट कर सकते हैं वेक्टर में R2 माइनस R1। ऐसे ही जब हम बी से ए प्रोसीड करेंगे तो मैं राइट करूंगा R21, और इसको हम राइट करेंगे R1 माइनस R, ठीक है। अब हम फोर्स फाइंड करते हैं, पहले वाला ये वाला फोर्स फाइंड करते हैं F12, और हम हेल्प लेंगे किसकी, कूलाम लॉ की। वो क्या कहता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। अब बात आती है कि हमारे पास है कितनी डिस्टेंसेस, 2 डिस्टेंसेस, एक R12 और एक R21। अब हम कौन सी वाली यूज करें, अब देखिए बेटा, इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 पे, और कौन अप्लाई कर रहा है, 2 अप्लाई कर रहा है। सिंपल शब्दों में हम सीखें कि 1 की पिटाई हो रही है और कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, 1 की पिटाई हो रही है और कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो भैया 1 थोड़ी जाएगा 2 के पास कि भाई मुझे पीट, नहीं, 2 जाएगा 1 के पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा
R21 का स्क्वायर। आपको पता है कि वेक्टर का यदि हम पावर 1 से ग्रेटर ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्केलर हो जाता है। तो इधर साइड हमें डायरेक्शन शो करने के लिए हम यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर अप्लाई करेंगे, R21 कैप। अब दूसरे वाला फोर्स अप्लाई करते हैं, F21 फाइंड करते हैं। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में। अब वही बात है बेटा, किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, 2 पे। कौन कर रहा है, 1। तो क्या होगा, 1 जाएगा 2 के पास में, तो इसका मतलब हो गया R12 स्क्वायर और R12 कैप। आपको पता है कि हम A से B जाएं या फिर B से A जाएं, मैग्नीट्यूड में तो हम क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, सो वी टेक नेगेटिव साइन। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप हो गया। उसके बाद में अब आप क्या करोगे, R12 की जहां भी R12 को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, माइनस R21 से, यहां पे और यहां पे आप पुट कीजिए। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, क्या राइट करने वाले हैं यहां पर, माइनस R21 स्क्वायर और माइनस R21 कैप। बेटा ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू, ये माइनस हम आगे ले आते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है, R21 कैप। अब बेटा जी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम टू सेम है, आप भले ही चेक कर लें। और इसकी जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, ये क्या था आपका F12, क्या था, F12 था। तो अब क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह ये और ये क्या राइट कर सकते हैं, F12, ये आ गया। इट मींस कूलाम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो यहां पे ये प्रूफ होता है कि जो कूलाम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ओबे करता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसका एग्जांपल। एक हमारे पास 10 कूलाम है और एक हमारा 50 कूलाम। दो चार्जेस हमने कंसीडर किए, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब बेटा जी जितना फोर्स ये इस पे अप्लाई करेगा ना, उतना ही ये इस पे अप्लाई करेगा। और कई बार क्या होता है, रेशो पूछा जाता है, रेशो क्या होगा, तो आपको रेशो क्या बताना है, 1:1, क्योंकि ये इस पे अप्लाई करेगा, मैं उसको FA भी मान लेता हूं, और ये इस पे जो अप्लाई करेगा उसको हम FBA मान लेते हैं, और दोनों कैसे आए हैं, इक्वल। तो रेशो क्या होगा, 1:1 होगा। बेटा जी कूलाम्स लॉ का ध्यान रखना है, कूलाम्स लॉ केवल तब अप्लाई हो सकता है जब चार्जेज हमारे पॉइंट चार्ज होंगे। कैसे होंगे, पॉइंट चार्ज, या और दूसरा कैसे होंगे, स्टेशनरी होंगे। ये बिल्कुल आपको याद रखना, ये इसके लिमिटेशन समझ लो, इसकी कमियां समझ लो। ठीक है, कूलाम्स लॉ केवल तब एप्लीकेबल है जब चार्जेस हमारे पॉइंट चार्जेस होंगे या फिर स्टेशनरी होंगे। अच्छा जी, अब बात आती है कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। पॉइंट चार्ज, तो बेटा जी मान लेते हैं कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये Q1 और ये Q, और ये इनके बीच का सेपरेशन, ये इनके बीच का क्या है, सेपरेशन।
जब इनका लीनियर साइज, चार्जेस का लीनियर साइज इस वाले सेपरेशन से बहुत बहुत कम है, मच मच स्मॉलर है, तो समझ जाना ये चार्जेस हमारा किसका काम करेंगे, पॉइंट चार्ज का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, पॉइंट चार्ज का। Two charges is said to be point charges when the linear size of charges is much smaller than the distance between the charges. तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉइंट चार्जेस कहेंगे। समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट बेटा जी, हमारे ये क्लास लाने का जो मकसद है ना, वो यही है कि आप जो बाहर जाते हो जैसे भी ट्यूशन के लिए, उसकी आप रेगुलर यहाँ पे रहिए, आपको उनकी नीड हम नहीं होने देंगे, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है, 2 चार्जेस 6 कूलम एंड 16 कूलम। बेटा जी 2 चार्जेस कंसीडर करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट चार्ज है 6 कूलम, सेकंड चार्ज कितना है 16 कूलम, आर प्लेस्ड अपार्ट। सॉरी, ये ना यहाँ पे गलत टाइप हो गया, 10 मीटर मान लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर। इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच अदर। अब आ गया ना उसी पे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन, कि ये इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, हम भैया उसको कंसीडर कर लेते हैं एफ बी ए। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, उसको कंसीडर करते हैं एफ ए बी। और अभी हमने पढ़ा था ये जो फोर्सेज हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। तो रेशियो क्या रहेगा, 1:1। ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, खाली क्या है कि आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर लो। अच्छा जी, कूलम्ब्स लॉ की बात है। कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, उसके बारे में बताता है। अब वो कह रहा है कि जो ये फोर्सेस होते हैं ना, उनको हम ऑपरेट कर सकते हैं इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस तक। यदि 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस भी है ना चार्जेस के बीच में, तब भी ये फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। और ये वाले 10⁻18, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 10⁻18 हो सकता है। बेटा जी लॉन्ग रेंज फोर्स कौन से होते हैं हमारे, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको याद रखना है। और इनकी रेंज क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻18 मीटर होती है। अब है जी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अभी मैं आपको बता रहा था ना, और में से एक दो पॉइंट तो जरूर आएंगे। मैंने द इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी रेस्ट अभी बताया था, चार्जेस हमारे रेस्ट पे होने चाहिए, रेस्ट पे नहीं है तो कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाएगा। दूसरा, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, अभी बताया था, पॉइंट चार्ज नहीं है तब भी फेल हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ। थर्ड बताया था कि उनके बीच का रेंज इतना होना चाहिए, यदि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है इस रेंज में लाई नहीं करता है, तो कूलम्ब्स लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, बिकम्स स्टार्ट न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि यदि डिस्टेंस हमारी इससे कम हो जाती है, किससे, 10⁻⁻15 से, तो चार्जेस के बीच में जो है वो कूलम्ब्स लॉ की जगह कौन सा फोर्स आ जाता है, न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है चार्जेस के बीच में। जब न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हावी हो जाता है और उसको फेल कर देता है, तो वहां पे हम एग्जैक्ट कूलम्ब्स लॉ को नहीं निकाल पाते। तो ये तीन इसकी क्या थी, कमियां थी। लिमिटेशंस का मतलब कमियां होती है। आगे है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा जी हम ना टू चार्जेस कंसीडर करते हैं, Q1 Q2, बीच का सेपरेशन R,
और यहां पर क्या है, एयर है, क्या है, एयर, या फिर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम है, एयर, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो एफ नॉट मान लेता हूं। तो वही लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। तो उस केस में जो फोर्स है वो आपका हो जाएगा एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r। एफ नॉट कब लिया हमने, वैक्यूम के केस में। ये यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। अब हम क्या करते हैं बेटा जी, सेम चार्जेस जो ये Q1 Q2 अब भी क्या है, Q1 Q2 ही लेते हैं। जितना चार्ज ये है उतना ही अब ये है, जितना Q2 ये उतना ही ये है। इनके बीच का सेपरेशन R है, अब भी R ही कंसीडर करते हैं, लेकिन एयर की जगह पे ना हम क्या करते हैं, कोई मीडियम मान लेते हैं। अब इन चार्जेस के बीच में क्या है, मीडियम है, गिलास है, वाटर है, पता नहीं कुछ, लेकिन एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम नहीं है, कोई मीडियम है। तो अब जो ये फोर्स है वो कितना होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मीडियम चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज होगा, जिसकी वजह से के का वैल्यू चेंज होगा, के का वैल्यू चेंज होगा तो एफ भी हमारा चेंज होगा। तो अब यही फोर्स हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे, Q1 Q2 अपॉन में R। अब हम लिखेंगे एप्सिलॉन क्या चीज है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या है, ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। ठीक है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करें, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर करें और डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट को बाय सेकंड। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी, अपॉन, पहले ये वैल्यू पूरा लिख देते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब वो लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू ये वाली, Q1 Q2 अपॉन में R। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा जी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आपका आ गया एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल ऊपर हो जाएगा, एक गलत हो गया यहाँ पे, ये एप्सिलॉन था क्योंकि इसकी वैल्यू में खाली एप्सिलॉन है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो हमारा आ गया यही हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को राइट करते हैं के से, और रिलेटिव परमिटिविटी को डिपेंड राइट करते हैं एप्सिलॉन आर से। इसका वैल्यू क्या होगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम, या फिर एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा डेफिनेशन यहां से क्रिएट हो जाएगी, किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। एक डेफिनेशन आप इसके बेसिस पे बना सकते हैं और एक इसके बेसिस पे बना सकते हैं। इसके बेसिस पे क्या रहेगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force of interaction between two charges separated by a distance in vacuum to the force of interaction between same two charges held at same distance apart in medium, in medium।
और इसके बेसिस पे क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ absolute electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space। तो यहां से आप इस प्रकार से दो डेफिनेशन बना सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ एम, एक फॉर्मूला ये आ गया बेटा जी, और एक आ गया एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से आप यदि एफ एम की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नॉट अपॉन में के। यहां से हम ये सीखे हैं कि यदि हम चार्जेज के बीच में एयर है और उसको रिप्लेस करते हैं किसी मीडियम से, तो फोर्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कितने टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया होगा बेटा। अब इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम एट सम डिस्टेंस अपार्ट इज 8.1 न्यूटन। वैक्यूम में है, ध्यान रखना इसमें है वैक्यूम में, और वैक्यूम के फोर्स को राइट करते हैं एफ नॉट से। तो एफ नॉट आपको गिवन है 8.1 न्यूटन, 8.1 न्यूटन। What will be the new force between the same charges when vacuum is replaced by water? और वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K कितना है, 81। तो फोर्स क्या होगा, तो अभी आपको बताया था एफ एम इज इक्वल टू होगा क्या बेटा, एफ नॉट अपॉन में के। एफ नॉट कितना है 8.1 अपॉन में के कितना है 81, इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, 0.1 न्यूटन हो गया। मैंने कहा था ना फोर्स डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीज हो गया 8.1 न्यूटन से कितना आ गया, 0.1 न्यूटन आ गया। आगे और क्या कह रहा है, प्लास्टिक। बेटा जी प्लास्टिक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 8.1 अपॉन इनफाइनाइट, तो एफ एम इज इक्वल टू आ गया 0। तो इस केस में कितना फोर्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों ही केसेस में फोर्स हमारा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितने टाइम्स हुआ है, के टाइम्स डिक्रीज हुआ है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारे भरपूर भर के न्यूमेरिकल होंगे, क्योंकि हम उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम और कूलम्ब्स लॉ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।